नमस्कार, मैं हूं चमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मंडियों में आवश्यक व्यवस्थाएं करने में जुटी कृषि उपज मंडी समिति। किसान घर बैठे करवा सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। नाका लगाकर वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से पुलिस ने चला रखा अभियान। पंजाब से डीजल पेट्रोल खरीद गाँव व हाईवे के होटलों, किराना दुकानों पर रहे तेज। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दरों में कटौती के बावजूद पंजाब से अंतर। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर कानाराम ने होली के पावन पर्व की जिलेवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अपेक्षा की कि रंगों का यह त्योहार सबके जीवन में खुशियां लाए। उन्होंने जिलेवासियों से रंगों के त्योहार को आपसी भाईचारे और त्योहार के रूप में मनाने की बात कही। उन्होंने बताया कि होली पर्व के साथ साथ 19 अप्रैल को लोकतंत्र का भी पर्व है, इसलिए अधिक से अधिक मतदाता 19 अप्रैल को अपने बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही होली पर्व के दौरान अपने रिश्तेदारों से मिलने के दौरान उनसे भी लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान में अपनी भागीदारी निभाने को कहें, ताकि लोकतंत्र के इस पर्व में मतदाता की वोट का सदुपयोग हो और लोकतंत्र मजबूत हो। होली के पावन पर्व पर मैं सभी जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि रंगों का ये त्यौहार सभी के जीवन में जो है वो खुशियाँ लाएगा। और मैं सभी से ये भी अपेक्षा करूंगा कि इस त्यौहार को जो है आपसी भाईचारे और सौहार्द के रूप में मनाएं। किसी तरह का जो है इश्यू किसी स्तर पर क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ इस वर्ष होली पर्व के साथ लोकतंत्र का एक पर्व भी साथ में है, जिसमें 19 अप्रैल को जिले में लोकसभा चुनाव है। मेरी अपेक्षा रहेगी सभी जिलेवासियों से, इस होली के पर्व के साथ जब आप अपने रिश्तेदार, अपने परिजनों से मिलते हैं, उन्हें अपनी तरफ से एक अपील जरूर करें कि इस बार हम सबको घर से निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है, ताकि लोकतंत्र के इस पर्व में आपके जो वोट है उसका सही उपयोग हो सके और लोकतंत्र मजबूत हो। उन्हें आप सबको इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिले में पेट्रोल डीजल का अवैध भंडारण, परिवहन और विक्रय करने वाले डीजल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में एसोसिएशन पदाधिकारियों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही अवैध डीजल पेट्रोल बेचने, परिवहन करने वालों की सूची भी सौंपी। आज हम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों डीजल और पेट्रोल पर वेट कम करके और ट्रांसपोर्ट की विसंगति थी उसको दूर किया है, जिससे हनुमानगढ़ जिले के अंदर 6 रुपए प्रति लीटर डीजल और 6 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के भाव कम हुए हैं। अब भी पंजाब से 5 रुपए राजस्थान में डीजल महंगा होने के कारण यहाँ के जो डीजल तस्कर हैं वो पंजाब से पिकअपों में तेल लाके गाँव के अंदर सप्लाई करते हैं और गाँव के अंदर होटलों और किराना की दुकानों और पंचर की दुकानों पर वो तेल खुलेआम बेचा जाता है। तो हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से आज 90 आदमियों की लिस्ट दी है और जिनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। और चुनाव आयोग के भी ऐसे आदेश हैं कि जो दूसरे राज्य से डीजल और पेट्रोल तस्कर कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश हैं। तो हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन देकर निवेदन किया है कि सभी तहसीलदार साहिबान, सभी उपखंड अधिकारी महोदय और सभी डिप्टी साहब को अलग अलग टारगेट देकर जो तस्कर यहाँ राजस्थान में डीजल आके परिवहन करते हैं और घरों में अवैध स्टोरेज करते हैं, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक नुकसानी होती है तथा डीजलों पेट्रोल और डीजल की पंपों पर सेल कम होती है। तो इसके साथ साथ अवैध रूप से डीजल भंडारण से आए दिन अग्निकांड होते हैं। पिछले दिनों नौर के अंदर अग्निकांड के अंदर एक महिला की मृत्यु भी हो गई थी। इस तरह से डीजल का अवैध भंडारण करना नियम विरुद्ध है। तो हमने आज कलेक्टर साहब से मांग की है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से जिला पुलिस की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशों पर विशेष अभियान चलाकर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। 20 मार्च से शुरू हुआ यह अभियान 31 मार्च तक जारी रहेगा।
इसी कड़ी में जंक्शन थाना पुलिस के एएसआई कुंजीलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शुक्रवार को पुलिस थाना के बाहर नाका लगाकर आने जाने वाले वाहन चालकों की जांच की। नाकाबंदी के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट सहित दस्तावेजों के अभाव में दुपहिया और चौपहिया वाहनों के चालान और सीज करने की कार्रवाई की गई। जंक्शन थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि महानिदेशक पुलिस जयपुर की ओर से राजस्थान पुलिस की वर्ष 2024 की पुलिस प्राथमिकताओं के तहत यातायात का बेहतर प्रबंधन और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना शामिल किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से जिले के सभी थाना प्रभारियों और याता प्रभारियों को 20 मार्च से 31 मार्च तक मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन करता वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में अब तक जंक्शन थाना पुलिस की ओर से 200 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें 26 वाहन सीज किए गए हैं, 29 चालान हेलमेट न पहनने के, 11 चालान सीट बेल्ट न लगाने के किए गए हैं। इसके अलावा प्रदूषण बीमा सहित अन्य दस्तावेजों की कमी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। अभी आपको जैसा कि जानकारी में है कि लोकसभा चुनाव है जो अपने नज़दीक है और आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता में सभी प्रकार के एक्टों में और गिरफ्तारी और स्थायी वारंटी भगोड़े जो पेंडिंग चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं और अपने आबकारी अधिनियम NDPS और आर्म्स एक्ट इनमें भी कार्रवाई की जा रही है तथा जो लाइसेंस शुदा हथियार है उनको जमा किया जा रहा है और यातायात के बेहतर प्रबंधन के लिए थाने से टीम लगा रखी है जो समय समय पर इलाका थाना में यातायात के नियमों के संबंध में पब्लिक को जागरूक कर रही है तथा आवश्यक कार्रवाई कर रही है। हाँ, पुलिस मुख्यालय द्वारा जो अपने 2024 की प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है उसमें यातायात के बेहतर प्रबंधन और दुर्घटनाओं में कमी लाना एक बिंदु निर्धारित किया गया है जिसको देखते हुए थाने से टीम गठित की गई है जो शहर के मुख्य स्थानों पर पब्लिक को इसके संबंध में जागरूक कर रहे हैं तथा उनको यातायात नियमों की जानकारी दे रहे हैं और उसके पश्चात आवश्यकता होने पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक आदेश और SHO हनुमानगढ़ जंक्शन के निर्देश अनुसार अहमियत की कार्रवाई चल रही है नाका लगा करके। जिन लोगों ने हेलमेट नहीं लगा रखा, सवारी क्षमता से अधिक सवारी है या नंबर प्लेट नहीं है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और अब तक 20 वाहनों के चालान कर दिए हैं। आगामी कार्रवाई जारी रहेगी। गेहूं व सरसों की सरकारी खरीद के समय किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए कृषि उपज मंडी समिति की ओर से जंक्शन व टाउन के धान मंडियों में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मंडियों में सरसों की फसल की आवक शुरू हो गई है, लेकिन कम मात्रा में। सरसों की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं अप्रैल के प्रथम सप्ताह में गेहूं की फसल मंडियों में आने की संभावना मंडी समिति के अधिकारी जता रहे हैं। कृषि जिन्स बेचने के लिए किसानों को होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। इसके जरिए किसान घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। कृषि जिन्स बेचने के लिए किसानों को होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। इसके जरिए किसान घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जो उसे निर्धारित तारीख दी जाएगी उस दिन वह अपनी जिन्स लेकर मंडी आएगा। उसी दिन किसान से उसकी कृषि जिन्स क्रय की जाएगी। 48 घंटे में किसान के खाते में भुगतान की व्यवस्था की गई है। रजिस्ट्रेशन के आधार पर आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पासबुक और गिरदावरी जरूरी है। कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा ने बताया कि जंक्शन व टाउन धान मंडी में छाया, चौकीदारी, सफाई और यातायात व्यवस्था के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मंडी में रखी कृषि जिन्सें हटवाकर पीड़ों और शेडों को खाली करवाया जा रहा है। इसके अलावा शौचालय वगैरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। गत वर्षों की अपेक्षा मंडी में और अधिक व्यवस्था बनाई जाएगी। आने वाले समय में सरसों की आवक मंडियों में शुरू होगी। उसके बाद गेहूं की फसल की आवक होगी। अब की बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक जंक्शन के करीब 2400 व टाउन के 4450 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, जो अपेक्षा से कम है। किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। किसान निर्धारित तारीख को अपनी जिन्स लेकर मंडी में आएगा। किसान को ज्यादा समय नहीं लगेगा, हाथों हाथ जिन्स की तुलाई होगी। सचिव वर्मा ने बताया कि गत वर्ष कृषि जिन्स के MSP के बराबर बाजार रेट थे, इस कारण अधिक सरकारी खरीद नहीं हो पाई।
करीब 5 लाख बैग टाउन व 6.5 लाख बैग जंक्शन मंडी समिति की ओर से खरीदे गए थे। अब की बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए है। इससे ये उम्मीद है कि एफसीआई को काफी मात्रा में गेहूं मिलेगा। सरकारी और निजी की बात करें तो कुल मिलाकर जंक्शन में 20 लाख बैग जंक्शन मंडी में और 25 लाख बैग टाउन मंडी में आने की संभावना है। एफसीआई अधिकारियों की ओर से आश्वस्त किया गया है कि बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है। एडवांस में ही एफसीआई की ओर से मंडियों में बारदाने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि बारदाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन मंडी में छाया, चौकीदारी, सफाई और यातायात व्यवस्था के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी गई हैं, जिसके अंदर मंडी में जो पेड़ों पर जो कृषि जिनसे वगैरह हैं उन सबको हटवा रहे हैं और पेड़ों को और शेडों को खाली करवा रहे हैं। इसके अलावा शौचालय वगैरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं और आने वाले टाइम में अभी जैसे सरसों पहले स्टार्ट हो रही है तो अभी थोड़े सीजन से आने लगी हैं और इसके जस्ट बाद में गेहूं की फसल आ जाएगी। और अब की बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, जिसमें अभी तक जंक्शन के लगभग 2400 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, टाउन के 4450 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। तो अभी अपेक्षा से थोड़े कम है, तो और अधिक किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। इससे व्यवस्था गत वर्षों की अपेक्षा और अधिक बढ़िया व्यवस्था बनेगी। किसान को जो निर्धारित तारीख दी जाती है उस तारीख को लेकर के अपने जिस मंडी में आएगा तो उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा, हाथों हाथ उसका माल मिल जाएगा और 48 घंटे में उसके खाते में पेमेंट आ जाएगी। मंडी समिति सचिव ने बताया कि मंडी में व्यवस्थाओं को लेकर गुरुवार को कलेक्टर के साथ सभी संबंधित पक्षों की बैठक हुई थी। बैठक में ये सुनिश्चित किया गया है कि एफसीआई की ओर से अपना खाली बारदाना मंडियों की जगह अपने गोदामों में स्टोरेज किया जाए। जब मंडी में जरूरत हो तभी बारदाना लेकर आएं। सचिव के अनुसार मंडियों में शौचालयों व सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सचिव के अनुसार 10 मार्च से अधिकारी और स्टाफ लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक मंडियों में फसल नहीं आई है। अप्रैल के पहले सप्ताह में गेहूं की फसल मंडियों में आने की संभावना है। वहीं सरसों की फसल कम मात्रा में आनी शुरू हो गई है। सरसों की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। एफसीआई के अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया है कि बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है और अभी एडवांस में ही इन्होंने मंडियों में बारदाने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है, तो ऐसा लगता है कि बारदाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चक 2 एसटीडी के किसानों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपकर स्वीकृत खाला के पेटे गैर मुमकिन दर्ज रकबा में सरकारी खाला चलाने का आदेश जारी करने की मांग की है। किसान सुखपाल सिंह, शमशेर सिंह, हरकर्ण सिंह ने बताया कि वे चक 2 एसटीडी के किसान हैं। मौजूदा मोघा से जब से माइनर बनी है तब से खाला चालू रहा है। ये खाला 2002 में पक्का भी बन चुका है, लेकिन इस खाला के नीचे आने वाला रकबा जमाबंदी में रास्ता दर्ज होने के कारण संबंधित प्रभावित किसानों की ओर से अब पक्का खाला बनने नहीं दिया जा रहा। प्रस्तावित स्थान पर खाला व रास्ता दोनों चलाने के संबंध में संग्रीय तहसीलदार की ओर से निर्णय पारित किया गया था, लेकिन इस पर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय हनुमानगढ़ की ओर से स्थगन जारी कर दिया गया। इससे पूरे चक की सिंचाई सुविधा के लिए खाले को पक्का करने का कार्य नहीं हो पा रहा। इन किसानों ने बताया कि चक में प्रत्येक मुरब्बा के किला में खाला का पेटे रकबा गैर मुमकिन दर्ज है। इससे खाला विधिवत स्वीकृत कर चालू करवाने की मांग के तहत हल्का पटवारी की ओर से अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित स्थान पर खाला रिकॉर्ड में दर्ज होना बताया गया है। मौके पर ये मामला है मानकसर पंचायत 2 एसटीडी का। ये नहर का नाम है 2 एसटीडी। 2 एसटीडी का एक मोगा लगा हुआ है, वहां से 4 मरबे खाला कुछ समय अनजाने में या अपनी सहूलियत के कारण काश्तकारों ने बिना सैंक्शन के खाला बना लिया, जो गलती से रास्ते के अंदर बन गया। रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो रास्ता है। अब जब उसको पक्का करने का टाइम आया, सीआईडी डिपार्टमेंट ने खाड़े पक्के करने का बजट पिछली सरकार ने जो दिया था, वो पक्के का टाइम आया तो वहां रेवेन्यू रिकॉर्ड में रास्ता है। उसका सरकार ने कहा या तो रास्ता ले लो या खाड़ा ले लो। अब रास्ते की भी जरूरत है और खाड़े की भी जरूरत है, तो वो मामला चला गया एसडीओ संग्रिया के पास। संग्रिया एसडीएम ने कई दिन मौके देख के टाइम निकाल के कह दिया ये मैं नहीं कर सकता, आपको जहां आपका खाड़ा है वहां जाओ। वो खाड़ा है जो 1 मरबा नीचे, उससे जो सैंक्शन खाड़ा है, जो बंद पड़ा है, कभी बना ही नहीं।
अब काश्तकार चाहते हैं कि अगर वो पक्का नहीं होता तो जो हमारा ओरिजिनल खाला है उसको पक्का कर दिया जाए। वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास गए तो कहने लगे भाई हमने तो इसको हमारे रिकॉर्ड में कैंसिल कर दिया। अरे वहां रास्ता है, यहाँ कैंसिल कर दिया तो पानी कहाँ से दोगे? रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो दर्ज है, 2-2 विस्वे हर बीघे में जमीन कटी हुई है उस काश्तकार की, लेकिन काश्तकार को आज जमीन का भाव महंगा, काश्तकार को लालच है, वो कहता है ये खाड़ा कैंसिल हो जाए तो ये जमीन मेरी हो जाए। इसलिए कलेक्टर साहब से मिले थे, कलेक्टर साहब ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया काश्तकारों को, 10-12 काश्तकार हैं, अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बात सुनी, कहने लगा भी आपको तो मिलेगा, यहाँ मिलेगा या वहाँ मिलेगा, खाड़ा मिलेगा। हमें कलेक्टर साहब की बात पे संतुष्टि है और कलेक्टर साहब हमारा काम करेंगे। आबकारी विभाग व टाउन थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को टाउन थाना क्षेत्र में दबिश देकर करीब 3000 लीटर लाहन और 1 दर्जन कच्ची भट्टियां नष्ट की हैं। ये कार्रवाई लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर रखते हुए आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी के नेतृत्व में टाउन पुलिस थाना व आबकारी निरोधक प्रहरा अधिकारियों की ओर से संयुक्त रेड का आयोजन कर की गई। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि शुक्रवार को गांव अमरपुरा थेड़ी घग्गर नाली में दबिश देकर करीबन 3000 लीटर उत्तेजित लाहन और 12 कच्ची भट्टी नष्ट की गई। नष्ट किए गए सामान की अनुमानित कीमत करीब 1,80,000 रुपए है। इससे पहले आबकारी विभाग के दल ने गांव नवा में कार्रवाई करते हुए 4 लीटर हथकढ़ शराब बरामद कर एक अभियोग दर्ज किया। डीईओ पटावरी ने बताया कि आबकारी विभाग की ओर से अवैध हथकढ़ शराब की कशीदगी और बिक्री की रोकथाम के लिए निरंतर रेड गश्त का आयोजन किया जा रहा है। भविष्य में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। शुक्रवार को की गई कार्रवाई में टाउन पुलिस थाना की एसआई ज्योति लोकसभा चुनाव के मद्देनजर व आचार संहिता को देखते हुए श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी हनुमानगढ़ संजीव जी पटावरी जी के निर्देश पे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। करीब हमने अभी पूरे जिले में आचार संहिता लड़ने के बाद करीब 15 केसेस बनाए हैं। इसके अलावा 215 लीटर हथकढ़ शराब और करीब लाहन वगैरह सब मिला के करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हमने इनका किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 2 चेक पोस्ट है, रतनपुरा और डाबड़ी, वहाँ भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और कल संग्राम पुलिस के साथ हमने कार्रवाई की थी। आज अमरपुरा थेड़ी में पुलिस टाउन के साथ हमने थेड़ी के अंदर हमने करीब लाहन 6000 करीब लाहन नष्ट किया है, 12 कच्ची भट्टियाँ की है। इसके अलावा नाकाबंदी में हमारा काम चल रहा है, उसमें हम लोग आज मक्का से बंदी की थी, हमने करीब 10 वाहन चेक किए हैं। और आपके पल्लू जो है आपके कोला टोल है वहाँ पे भी नाकाबंदी हम टाइम से करते हैं मुखर्जी के हिसाब से। और बाकी मैं खुद भी, हमने यहाँ पे डीओ साहब ने 2 हमारी टीमें बना रखी हैं, जो कि जब भी कहीं से कोई फ़ोन वगैरह आता है, कोई सूचना मिलती है तो उस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मैं खुद भी जिले की एक टीम में हूँ, किसी भी जिले में जहाँ भी मुझे सूचना मिलती है तो मैं उस पर कार्रवाई कर रहा हूँ। और हमारा ऑफिस में भी लगातार दूरभाष पे किसी भी की कोई शिकायत है तो हम उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। गांव जोरावरपुरा में पिता पुत्रों ने गंडासी व लाठियों से लैस होकर घर में घुसकर युवक पर हमला कर दिया। मारपीट में युवक के सिर में चोट लगी। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल युवक का आरोप है कि हमला करने वाले उनके कब्जाशुदा प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं। पूर्व में भी कई बार लड़ाई झगड़ा कर चुके हैं। घर बना रहे थे हमारा गांव में, जो विवाद हो गया, बाबा का लड़का है, उसने सिर फाड़ दिया। और हमने पहले भी एसपी साहब को लगाई थी कि हमको जान से खतरा है, और इसकी कोई सुनाई नहीं हुई। 13 तारीख को लगाई थी और रात लोगों ने आके और सिर फाड़ दिया मेरा, क्योंकि बोल रहे हैं क्या प्लाट हमारा है, ये कि इनका कुछ भी नहीं है तो भी आके झगड़ा करते हैं। सतपाल का भाई धर्मपाल और विन का बाप दानाराम तट, 2-3 तो लठ लेके आए थे, एक के पास गंडासी थी। पुलिस प्रशासन से यही करना चाहते हैं कि वो तीनों फिर रहे हैं बाहर, कार्रवाई करें इनके।
ये दोबारा भी हमला कर सकते हैं वो। हाँ, जान को खतरा है। सर्व सिख समाज ने जिला मुख्यालय पर शुरू हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण गुरु नानक देव जी के नाम पर करने की मांग रखी है। इस संबंध में शुक्रवार को जंक्शन व टाउन क्षेत्र के गुरुद्वारों और संस्थाओं के प्रधानों का प्रतिनिधिमंडल सर्व सिख समाज के बैनर तले जिला कलेक्टर कालाराम से मिला। और गुरुद्वारा सिंह सभा और बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा कमेटी और हनुमानगढ़ टाउन से गुरुद्वारा प्रेमनगर कमेटियां और जितने भी ज़िले की सिख समाज की कमेटियां हैं और जितने भी पंजाबी लोग हैं, ये एरिया पंजाबी बाहुल्य होने के कारण सर्व सिख समाज समिति और बाकी समितियां आज कलेक्टर साहब से मांग रखने आई हैं कि जो जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका नामकरण गुरु नानक देव जी के नाम पे किया जाए। गुरु नानक देव जी जिन्होंने समाज के लिए बहुत ही कार्य किए और जैसे समाज में अंधविश्वास था, रूढ़िवादियाँ थी, सभी को मिटाने का प्रयास किया और आज भी वो सर्वधर्म के पूजनीय हैं। और सर्व सिख समाज और सभी कमेटियां आज कलेक्टर साहब से यही मांग करने आई हैं कि जो जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका नामकरण गुरु नानक देव जी के नाम पे किया जाए। जैसे हनुमानगढ़ जंक्शन ਅਤੇ हनुमानगढ़ टाउन ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ठहरन की व्यवस्था तो उन्होंने लंगर की व्यवस्था करांगे तो उस संस्था का नाम जोड़ा उत्थे उस कॉलेज का नाम जो है वो गुरु नानक देव जी जो विश्व के गुरु होए है, हर धर्म हर वर्ग उन्होंने मनता है पूरे दुनिया के विच गुरु नानक देव जी के नाम से उस कॉलेज का नाम रखा जाए और सारे लोगों की पूरे इलाके के लोगों की डिमांड है। सारे आगू लोग पधारे कलैक्टर साहब ने अपना असीं मांग पत्र दे आए हैं। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जंक्शन में सोमवार को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें छात्राओं को जल की महत्ता और उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया गया। विश्व में मात्र 1% पीने योग्य पानी को सदुपयोग करने और जल संरक्षण को लेकर जानकारी दी गई। इस मौके पर छात्राओं ने जल उपयोगिता की शपथ भी ली। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया। जल की महत्ता के बारे में एनएसएस प्रभारी अभिलाषा गोगिया ने बच्चों को जल का उपयोग किस प्रकार करें, भविष्य में जल की क्या उपयोगिता है, क्या महत्ता है, इसके बारे में अवगत करवाया। विश्व स्तर पर पूरे धरातल पर केवल मात्र 72% जो पानी है उसमें से जो शुद्ध पेयजल है वो 3% है और 3% की बात करें पीने योग्य मात्र 1% है। इसलिए सभी बच्चियों को ये संदेश दिया गया है कि अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में जहाँ भी अगर जल का व्यर्थ हो रहा है तो उसका सदुपयोग करें और समाज में जागृति फैलाएं। इसके अलावा जो वर्षा का जल है उसको व्यर्थ न जाने दें। वाटर हार्वेस्टिंग राज्य सरकार के द्वारा योजना चलाई हुई है, जैसे अलवर में हरवारी परियोजना है, आंध्र प्रदेश में निरुमिरु परियोजना है। उस परियोजना से प्रेरित होकर के हम लोगों को क्या है वर्षा का जल वो संग्रहित करना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे है वो भी अधिक से अधिक मात्रा में लगाने के लिए बच्चियों को प्रेरित किया गया। आज विश्व जल दिवस पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए। सभी बच्चियों का आभार कि आप बच्चियों ने इसमें भाग लिया और शपथ भी ली कि जल को भविष्य में किस प्रकार है वो सदुपयोग करें, किस प्रकार बचाया जा सके। हमें जल संरक्षण के बारे में बताया गया कि हमें कैसे जल की
सुरक्षा करनी चाहिए, हमें कैसे जल बचाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए हमारे जल की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। हमारे जो वर्ल्ड है उसमें सिर्फ 72% जो है वो जल है, और उसमें से भी हमारे सर ने बताया कि पीने योग्य जो जल है वो 3% है, और बाकी वो भी नदियों तालाबों में ही है। और इसलिए हमें हमारे जल को बचाना है, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको इस समस्या का सामना ना करना पड़े। चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद राहुल कसवा का नौहर पहुंचने पर स्वागत किया गया। भाजपा छोड़ने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कसवा पहली दफा नौहर पहुंचे, जहां रामा मैरिज पैलेस में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के अनेकों नेताओं ने भाग लिया। देखिए, बीते हुए 10 साल के अंदर एक बेहतरीन कार्यकाल दिया है, ईमानदारी के साथ काम किया है, और जो भी हमारे लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे रहे हैं एक सांसद के रूप में विधान लोकसभा में उठाना, वहाँ पे मंत्रालयों में मिलना, अधिकारियों से बात करनी और क्षेत्र के अंदर हर पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराने के लिए बेहतरीन प्रयास रहे। अच्छा सफर रहा है जी, लोगों के साथ रहे, लोगों के बीच में रहे और हर सुख दुख में शामिल होने की कोशिश करिए। एक सांसद के रूप में जो जिम्मेदारियां मिलती हैं, सांसद का कार्यकाल बहुत अलग किस्म से होता है, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिंग बॉडी नहीं होते, हम खाली प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं। अच्छा काम किया और इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सच्चाई ईमानदारी का जीवन रहा है और जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। चुनाव है और चुनाव में जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद सबसे बड़ी महत्वता रखता है। आज आप कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या पोजीशन रहेगी, पर हमें जरूर मालूम है कि बीते हुए समय के अंदर बहुत मजबूत स्थिति कांग्रेस की बनती जा रही है। राजस्थान के अंदर जो 25 का जीरो का खाता चलता था, आज वो बढ़कर हम मानते हैं 12 से 13 सीटें कांग्रेस निकाल के लेके आएगी और चूरू से शुरुआत करेगा। देखिए पत्रकार महोदय, ये अक्सर लोग पूछते हैं, आप समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कोई एग्जीक्यूटिंग बॉडी नहीं होती, वो पूरे देश भर के लिए हर प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है। कोई भी योजना होगी वो कभी भी एक एरिया या एक स्टेट स्पेसिफिक नहीं होती। भारत सरकार का काम करने का तरीका अलग होता है, राजस्थान गवर्नमेंट अलग तरीके से काम करती है। वो तो कहती है स्पेसिफिकली कि नौहर में हमें ये कॉलेज खोलना है, हमें ये रोड देनी है। भारत सरकार का बजट कभी ऐसा नहीं होता, हम बजट पूरे इंडिया के लिए होता है। और जब आप विकसित भारत की बात कर रहे हो तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि हिंदुस्तान में काम वहीं पे होगा जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत के आएंगे, बाकी जिलों में काम ही नहीं होगा क्या? तो विकसित भारत बने कैसेगा? तो कुछ नहीं हो प्राथमिकता होती जी, स्कीम को लाने की क्षमता होती है। बीते हुए 10 सालों के अंदर खेलो इंडिया सेंटर का एक ही सेंटर खुला हमारा, वो चूरू के अंदर सिंथेटिक ट्रैक हमने बनाया, आज तक दूसरा खुला नहीं है। 10 साल हो गए, सांसद और भी बहुत है। 7500 करोड़ का हम क्लेम लेके आए हैं चूरू जिले के लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और भी तो लोकसभा क्षेत्र है। पूरे राजस्थान में नंबर 1 चूरू लोकसभा क्षेत्र का है और नंबर 3 हमारा हिंदुस्तान में आता है। योजनाएं कैसे आती है, काम कैसे आती है, उसमें सक्षम है, करके दिखाया है और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे इस प्रोग्राम को। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।